Good morning, dear student. This is Rajesh, and today I am going to tell you, or you can say that today I am giving only introduction video of understanding laws. This is related to class 8, chapter 4 and civics. Understanding law. Law को समझना. Law क्या है? तो एक प्रिस्क्राइब्ड, एक बनाया हुआ रिटेन वे है जिसको उस कम्युनिटी या उस कंट्री या उस सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है. सिमिलर हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि हमारे लॉ क्या है, किसे हमें फॉलो करना है. लॉ को और अच्छे समझने के लिए और इस बात को फैमिलियर होंगे कि यू हैव कि लॉ स्पेसिफाइंग द एज ऑफ मैरिज. हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि डू लॉ अप्लाई फॉर ऑल, सभी के लिए लागू होता है. हु मेक्स लॉ, हु फॉलो लॉ, हु इम्प्लीमेंट द लॉ, हु मेक्स द लॉ, एवरीथिंग वी डिस्कस हियर. सो टुडे ओनली वी give the introduction video of this chapter. So let's go to start. कि law and their familiarity with us. कि law क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हमारी समझ क्या है, हमसे कैसे समांतर रखता है, हम कैसे इसको जानेंगे. So कहता है law is specifying the age of marriage. law क्या करता है कि आप देखोगे कि एक मैरिज का एज जो है डिफाइन कर दिया गया है. For girls 18 years and for boys 21 years. ऐसा कोई भी बॉय या गर्ल जो मैरिज करते हैं, अगर इनका एज गर्ल्स के लिए 18 से बिलो है, बॉयज के लिए 21 से बिलो है, दैट मीन्स दैट पर्सन वायलेटेड द लॉ. और इसके लिए स्पेसिफाइड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड पनिशमेंट है. सो एक हमारा लॉ है, इससे कम में हम नहीं कर सकते. ये एक बाउंड्री समझ लो, इसे एवरी सिटीजन, सभी जो सिटीजन है उनको मस्ट फॉलो करना, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी इकोनॉमिकल स्टेटस के हो, इन सबको लॉ को फॉलो करना होगा. इसलिए कहा जाता है कि हमारा लॉ जो है अप्लाई फॉर ऑल, सभी के लिए अप्लाई होता है. एवरी वन इक्वल बिफोर द लॉ. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ये मेन वर्ड है कि सभी लोग जो है लॉ के प्रति एक समान है. हम इसको डिस्कस करेंगे. Next one is the law governing the buying and selling the property. अब हम जब कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या बाय करते हैं तो इसके लिए भी लॉ बना हुआ है. वो लॉ क्या है कि जिस प्रॉपर्टी को हम सेल करना चाहते हैं, पहले वो प्रॉपर्टी रिटन डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क में हमारे नाम होना चाहिए. Only this condition we able to sell anything without any evidence. Any property, any written document, any papers, we not able to say anything as well as buy anything. The next one is the right to vote. आपने UAF पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो राइट टू वोट. तो क्या सभी लोगों को राइट टू वोट है? मुझे नहीं लगता है कि आपने वोट दिया हो. Why? What is the reason behind it? Okay. It also इम्प्लीमेंट द लॉ. यहां भी लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है. राइट टू वोट कहता है कि वन हूम एज इज 18 or more than 18 years only those person allowed to give the vote. कि ऐसे सभी लोग, तो क्या है, एक लॉ है, एक नियम है, कानून है, जिसको सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है. इक्वालिटी में अब ये कह सकते हो कि इस पे न जेंडर बेस पे है, ना वेल्थी, और चाहे वो पुअर हो, वेल्दी हो या पॉलिटिकल हो, कोई भी है, बस उसका लॉ क्या है कि मोर देन 18 इयर्स और मोर देन 18 इयर्स. तो ये हमारे लॉ है. अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. अभी सिर्फ क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, बस उसके बारे में हम डिस्कस करें. अब आ जाती है हम हु मेक्स लॉ. ये लॉ को बनाता कौन, जितनी सारी चीजें हैं, ये लॉ बनता कैसे. सो आपने प्रीवियस चैप्टर में व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट आपने पढ़ा होगा कि हमें एक पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है. बोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, वहां भी में भी आपको बताया गया हो कि पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है, ये हमारे लिए लॉ बनाता है. लेकिन यहाँ एक बहुत ही ध्यान रखने की चीजें हैं
कि क्या यह लॉ मेकिंग बॉडी जो है हमेशा फेवर ऑफ पीपल्स बनाते हैं या कुछ ऐसे भी लॉ बनाते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल है या जो फेवर में नहीं कह सकते हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट भी हो सकता है, जहां हमारे राइट्स वायलेट भी हो सकते हैं, ऐसे लॉ भी बन सकते हैं। उस कंडीशन में पीपल को कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या उसके राइट्स हैं, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी तो सारी चीजें डिस्कस की गई थी। ओके, सो हु मेक्स द लॉ? तो चलो हम कहा चलते हैं पार्लियामेंट की तरफ कि नो डाउट पार्लियामेंट मेक द लॉ। पार्लियामेंट जो है लॉ बनाता है, इसको एग्जीक्यूटिव जो है इंप्लीमेंट कराता है और जुडिशरी जो है इस लॉ को देखती है कि कहीं वायलेट ना हो जाए। तो ये मेन 3 पार्ट हैं। कौन कौन से बताए हम? पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को इंप्लीमेंट कराता है और जुडिशरी जो है इस पे एक नजर बनाए रखती है कि कहीं पे लॉ का वायलेशन या कहीं इसको रॉन्ग वे से इंप्लीमेंट न किया जाए। ये सभी के लिए होता है और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जुडिशरी। सो पार्लियामेंट जो है आप देखोगे तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, 3 बॉडी से मिलकर के और पार्लियामेंट फॉर्म होता है। पहला जो होता है लोकसभा, जिसे आप कहते हो लोअर हाउस। ओके, सेकंड जो है राज्यसभा, जिसे आप कहते हो अपर हाउस, और थर्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3 बॉडी से मिलकर हमारा पार्लियामेंट फॉर्म होता है। अब इनका यहां हम डिस्कस कर लें कि लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं या इसे आप टेम्पोररी हाउस भी कहते हो, क्योंकि ये जो कमिटी है ये आफ्टर 5 इयर्स या फिर रिजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये भंग की जा सकती है। बट राज्यसभा को अपर हाउस या परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभा जो है कभी भंग नहीं होती है, कभी डिस्ट्रॉय कंप्लीटली नहीं किया जाता है, बल्कि आफ्टर 6 इयर्स 1/3 मेंबर्स के रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए मेंबर चुन लिए जाते हैं। जो मिनिमम हो सकता है वो 250 है, सीट्स यहाँ पे हो सकते हैं। इसको हम रखते हैं 550, अब में भी 2050 तक 555 सीट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किए गए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जब आएगा। और थर्ड हो गया प्रेसिडेंट। अच्छा, अब ये दोनों चीजें देखिए क्या है। लोकसभा जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये हमारी कंट्री के लिए कि यहाँ के लोग कैसे फॉलो करें रूल को, लॉ बनाते हैं। ये दोनों वर्क इन्हीं का है। अब इस लॉ को ये नहीं है कि अचानक किसी रिप्रेजेंटेटिव ने सोचा या मेजोरिटी भी जिसकी गवर्नमेंट की है तो लोगों ने सोचा लॉ बना दिया, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, हाउसेस चलते हैं, उसमें डिस्कशन में जो भी इनकी मेजोरिटी पार्टी है या फिर अपोजिशन पार्टी है वो उस लॉ पे पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट को डिबेट करते हैं और फिर मेजोरिटी के बेस पे वो लॉ को पास किया जाता है। तो लॉ होता कैसे है कि अगर कोई लॉ बनाना है तो या तो हम पहले लोकसभा में भी रख सकते हैं, उसको डिबेट किया जाता है, या फिर राज्यसभा में किसी में एक में रख के स्टार्ट करते हैं। अगर लोकसभा में सपोज करो कि गवर्नमेंट बना रही है, उसके मेंबर्स ज्यादा हैं, मेजोरिटी पार्टी में है, तो लोकसभा में उसके मेंबर्स हैं, उसने उसको पास कर दिया, मेजोरिटी से पास हो गया कि हाँ ये लॉ बनना चाहिए। फिर वो लॉ कहा जाता है राज्यसभा की तरफ, और अगर राज्यसभा के भी मेंबर्स उस बात पे एग्री नहीं करते हैं तो वो लॉ पास नहीं हो सकता है। यानी मस्ट है कि दोनों हाउसेज में किसी एक लॉ पे दोनों ही मेंबर को एग्री होना पड़ता है, और इस कंडीशन में अगर दोनों हाउसेज में मेजोरिटी मिल जाती है उस लॉ के लिए, फिर वो चला जाता है हमारा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट क्या करता है उसको शाइन कर देता है, और इस तरह से हमारी एक नई लॉ जो है कंट्री में एस्टैब्लिश कर जाती है। अब उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करा देता है। लेकिन एक चीज और यह ध्यान रखना है कि जुडिशरी इस बात को ध्यान देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लॉ बनाया गया है वो अगेंस्ट हो या वायलेट करता हो जो बेसिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर इस तरह का भी लॉ है सो ये राइट है हमारी जुडिशरी के पास कि उसको वो डिनाई कर सकता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट होने से रोक सकता है। कहने का सेंस ये है कि सपोज कर लो कि राज्यसभा लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव है, चलो इनके पास मेजोरिटी है, कोई ऐसा लॉ बना दिया कि जो
बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई लॉ बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस के अगेंस्ट हो और प्रेसिडेंट भी सिग्नेचर कर देता है, फिर भी वो इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि जुडिशरी इस बात को देखती है कि कहीं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस से अलग तो नहीं है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप लोग को इस वक्त देख रहे होंगे या फिर आप सर्च कीजिएगा कि फॉरवर्ड रिजर्वेशन चल रहा है ना, EWS, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। तो इकोनॉमिकली ये फॉरवर्ड के लिए अब ये हमारे कंट्री में है कि हमें ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए 10% रिजर्वेशन को रखा गया है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है वो कहता है कि 49.5% से ज्यादा रिजर्वेशन हम नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्लास बनाए गए हैं कि कैसे कौन से आ जाएंगे। अगर ये इंप्लीमेंट बेस के अगेंस्ट होता, अगर वो 49 और प्लस 10 ऐड कर दे, तो मुझे नहीं लगता है निश्चित रूप से जुडिशरी इसको ब्रेक कर दे। ओके, सो अब तो हम देखेंगे कि लॉ बनाने वाली बॉडी हमारी पार्लियामेंट है। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ इज लॉ अप्लाई फॉर ऑल, कि क्या लॉज सभी के लिए सभी के लिए हैं? निश्चित रूप से सभी पे लागू होते हैं, चाहे वो वेल्दी पर्सन, चाहे वो पुअर पर्सन, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एजुकेटेड हो, इलिटरेट हो, सभी के लिए अप्लाई होता है और इक्वलिटी इक्वल अप्लाई होता है। एक आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो अधिकारी है, सो नो डाउट उसके पास पावर है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी साउंड है। उसका सन अगर कोई ऐसा क्राइम करता है जो पनिशेबल है, अब में भी लगता है कि आपके टेक्स्ट में दिया है उसको पनिशमेंट 10 इयर्स की है, तो वो तो अपने बच्चे को बताने की कोशिश करेगा, वो तो उसकी जितनी शक्ति होगी लगाएगा। तो क्या ऐसा है कि वो अपने पावर का, अपने पॉलिटिकल साउंड का यूज करके और अपने बच्चे को या अपने बेटे को भगा सकता है या अपने रिलेटिव को भगा सकता है? अगर ऐसा करता है तो क्या ऐसा भी है कि इसका यूज करके गवर्नमेंट उसको इग्नोर भी कर सकती है, लॉ उसको छोड़ सकती है कि ये चलो पॉलिटिकल लीडर का ये बेटा है या इकोनॉमिकली स्ट्रांग बेटा है इसलिए इसको रख दिया गया? नो, एब्सोल्युटली नो, ये वायलेशन ऑफ द लॉ है। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठा तो इसको डिस्कस किया गया और इसको रखा गया है कि लॉ जो है एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ, यहां तक कि सभी लोग समान हैं। अगर किसी क्राइम का पनिशमेंट जो एक बहुत ही कॉमन पीपल के लिए है, सिमिलर वही लॉ जो है अप्लाई होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो वन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। अब हम आते हैं थोड़ा सा यह डिस्कस करने के लिए कि क्या एंशिएंट पीरियड में भी ये अप्लाई होता है या बिफोर इंडिपेंडेंस क्या इस तरह के लॉ थे? आई मीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्या उसमें भी सेम लॉ अप्लाई होते थे या कुछ उसमें डिफरेंसेस था? तो सबसे पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट लॉ। देखो, एंशिएंट लॉ जो हमारे पुराने थे वो बहुत डिफरेंट लॉ थे। अब कारण ये क्या था कि सबको अलग अलग पावर्स मिले हुए थे, उनके कुछ ओवरलैपिंग करते थे, लोकल लॉ भी थे, इतने सारे लॉ थे कि वे वेरी कर जाते थे पर्सन टू पर्सन और कम्युनिटी टू कम्युनिटी। वहां ये क्लियर ही नहीं है, वो श्योर ही नहीं है कि कौन सा पनिश इसको किया जा सकता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक को रीड करें। टिल देन